welcome back to my channel Acing Exams. I am Bhumika Sharma and I teach you SST for class 10 and we are preparing for term 2 examination. So I have already completed the syllabus of economics. It's on my channel. You can go through it, and now in this video I'm going to teach you nationalism in India, which is chapter number 2 of your history. So let's get started. Before that I would like to tell you something. This chapter I'm gonna cover like in around 3 parts, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है एंड अगर मैं एक ही वीडियो में आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल एट ऑल फॉर यू गाइज. सो क्योंकि जब वो ड्यूरेशन दिखता है ना नीचे 1.5 घंटे का 1 घंटे का, तो ये थोड़ा अफेक्ट करता है आपका सेल्फ मोटिवेशन पे. सो इसीलिए वी आर गोना कवर दिस चैप्टर इन अराउंड 3 पार्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस पार्ट में सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेशनलिज्म क्या होता है. सो नेशनलिज्म क्या होता है? देशभक्ति की भावना. और ये इंडिया में कब से आनी शुरू हुई? जब से एंटी कॉलोनियलिज्म हमारे अंदर आया. तो एंटी कॉलोनियलिज्म क्या होता है? अब ना जो ब्रिटिश लोग होते थे वो जहाँ भी रूल करते थे वो ये कहते थे कि हमारी कॉलोनी है. तो इसलिए जब उनके अपोजिट में हमें कोई भी फीलिंग आई लाइक नेशनलिज्म की फीलिंग, तो इसे हमने क्या कहा है? एंटी कॉलोनलिज्म. तो व्हेन डिड इट स्टार्टेड? इट स्टार्टेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. खिलाफत नॉन कोऑपरेशन हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट इट. सो अब हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट क्या थे, यानी उसके आफ्टर मैथ क्या थे? तो इट इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर. तो ब्रिटिश जो थे उन लोगों ने मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था. तो ये जो इम्पैक्ट्स है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. स्टडी इट वेरी केयरफुली. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स. और क्या किया था? ब्रिटिश ने इनकम टैक्स लगा दिया था हम पर, जो कि इंडियन ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस की थी इसके बाद. नेक्स्ट इज प्राइस डबल्ड. 1913 से 1918 की ड्यूरिंग जो प्राइस थे हर चीज़ के वो डबल हो गए थे, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. एंड नेक्स्ट इज फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेज. ये 1918 से 1919 एंड देन 1920 से 1921. तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ था, यानी कि जो विलेजर्स थे उनको ज़बरदस्ती लाया जाता था मिलिट्री में. रिक्रूटमेंट मतलब ये होता है, ठीक है. और फूड शॉर्टेज हो गई थी. और नेक्स्ट इज 12 to 13 million people in it's died. So 12 to 13 million people died in famines. तो उस टाइम जो फूड शॉर्टेज हुई, जो भुखमरी हुई और जो भी फेमाइंस आए, उस टाइम 12 to 13 million people की डेथ हो गई. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इनको मिटाने के लिए हमारे एक लीडर एमर्ज हुए जिन्हें हम सब जानते हैं. दैट्स महात्मा गांधी. सो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में. जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया में जनवरी 1915 में आए थे. इससे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में एक बहुत अच्छा मूवमेंट चालू किया था जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था. एंड अब आप महात्मा गांधी को किस लिए जानते हैं? उनके धर्म की वजह से. एंड व्हाट वाज हिज धर्म? नॉन वायलेंस. ओके. एंड इन्होंने इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च किया. सो व्हाट इज सत्याग्रह? यू ऑल नो, वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ. ओके, तो ये सत्याग्रह 3 जगहों पे लॉन्च हुआ था. अब नाउ इट इज़ अ मैप क्वेश्चन फॉर यू गाइज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस. सो नंबर 1, 1916 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के, वहाँ पे उन्होंने ये सत्याग्रह लॉन्च किया जो कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया था. एंड नेक्स्ट उन्होंने लॉन्च किया 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में. तो गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया क्योंकि जो पीजेंट्स थे उनकी डिमांड थी कि उनका रेवेन्यू माफ़ कर दिया जाए, तो उसके लिए सत्याग्रह लॉन्च हुआ था. एंड नेक्स्ट 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह लॉन्च हुआ था. कहाँ पे? अहमदाबाद में. ओके, सो अब उन्होंने सोचा, इनको ये सत्याग्रह का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा मिला, तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा कंट्री लेवल पे ले जाया जाए. तो उन्होंने द रॉलेट एक्ट के खिलाफ में ये सत्याग्रह लॉन्च किया. तो अब हम पहले समझ लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था. तो ये
1919 में पास हुआ था। हमारे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो ब्रिटिश की काउंसिल थी उसने पास किया था, और ये बहुत जल्दबाजी में पास हुआ था और इंडियन इसके बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो प्रोविजंस थी रॉलेट एक्ट की। मतलब ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। सो हुआ क्या था कि इस रॉलेट एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी लाइक जो भी जैसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है वो उसे कभी भी रोक सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। एंड उन्होंने इस एक्ट ने उनको अलाउ कर दिया था कि वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी डिटेंट कर सकते हैं, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी कभी भी खारिज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। तो इस एक्ट ने ये भी प्रोविजन दी थी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को उठा के जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई भी जेल में डाला जाता है तो नेक्स्ट डे उसको जब नियरेस्ट कोर्ट में उसका ट्रायल होता है, तो ये बोल दिया था कि 2 साल तक उसका कोई ट्रायल होगा ही नहीं, ही और शी विल बी इन द जेल। ओके, तो ये था रॉलेट एक्ट। और सो टू फाइट विद दिस रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये 6 अप्रैल 1919 में लॉन्च हुआ था। और अब हुआ क्या था, इसके लॉन्च होने के बाद बंद हड़ताल और जो प्रोटेस्ट थे वो शुरू हो गए थे। ठीक है, और फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने लीडर्स को अमृतसर से उठाना शुरू कर दिया, उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और गांधी जी की दिल्ली में एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई थी। और उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को जो पुलिस थी उन्होंने अमृतसर में फायरिंग शुरू कर दी बढ़ते प्रोटेस्ट की वजह से। और इस फायरिंग से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और उन्होंने बैंक और जितनी भी गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स थी वहाँ पे जाके अटैक कर दिया था, और जिसके रिजल्ट में गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया था। तो अभी मार्शल लॉ क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये मार्शल लॉ लगने के बाद क्या होता है कि जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही होती है कंट्री में, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है, मिलिट्री पे। और उस टाइम मिलिट्री जनरल कौन थे, हमारे जनरल डायर। अब हुआ क्या था, 3 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक पीसफुल सभा बैठी हुई थी और लोग डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ, और कुछ लोग अपने बैसाखी का मेला घूमने आए हुए थे। तो अब उन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, तो ये कोई भी ऐसे सभा वभा नहीं हो सकती है उस टाइम पे। और फिर क्या हुआ, जो जनरल डायर थे उन्होंने वहाँ पे सारे एग्जिट्स क्लोज करके और ब्लाइंड शूटिंग शुरू करवा दी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ब्रूटल शूटिंग हुई और ब्रूटल किलिंग हुई पीपल की, और लोगों ने वेल्स में कूद कूद कर भी सुसाइड किया। तो ये आपने सुना भी होगा जलियांवाला मैस्करे। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि नेशनलिज्म कैसे जागा, तो कैसे एमर्ज हुआ नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म से। और उसके बाद सत्याग्रह का इम्पोजमेंट कैसे हुआ, महात्मा गांधी ने किया। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस इंट्रोड्यूस किया तो जलियांवाला मैस्करे हो गया, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने ये जो सिविल डिसोबीडियंस था इसको हटा दिया था, इसको बंद कर दिया था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में जो इसके बाद हुआ था। अभी आप सिर्फ इतना पढ़िए और मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ हर एक चैप्टर की। और ये चैप्टर आपके पूरे टर्म टू सिलेबस ऑफ एसएसटी में सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपका इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लूज़ हो एट एनी पॉइंट। सो इस वजह से मैं आपको ये थोड़ा छोटा छोटा करके लाइक अबाउट 3 पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगी। अगर आप चाहते तो आई विल इवन ट्राई टू प्रोवाइड इट इन 2 parts ओनली। So for the first part, I'll be providing this much only, and please study it very well. And tomorrow I'll be posting my second part of this chapter. I'll be trying my level hard for explaining you the things in the simplest and detailed manner, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
So we'll meet in the next video. Stay tuned till that. Bye bye.